मेहरबान दोस्तों, शुरू करते हैं फिल्मी दुनिया के सुहाने दौर के किस्सों, कहानियों, अफसानों, तरानों की इस महफिल को, जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज की झलक। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने जमाने में साधना जी के लोग इतने दीवाने थे कि उन्हें वो बुर्के में भी पहचान लेते थे। कमाल की बात है। कैसे बताऊंगा आज एक मजेदार किस्से के थ्रू, और बताऊंगा कि संगीतकार रवि का नाम उनके स्कूल में किस वजह से पड़ गया था, गोवर्धन गिरधारी। इसके अलावा आज मैं आपको उस फिल्म के बारे में भी बताऊंगा जिसे देखकर राज कपूर इतने बेचैन हो गए थे कि रात भर सो नहीं पाए, और अगले दिन उठते ही उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो ऐसी फिल्में बनाएंगे जो समाज की हकीकत को दिखा सके। वो फिल्म कौन सी थी, पता चलेगा आज के इस शो में। एक धमाकेदार एंट्री के साथ प्लेबैक म्यूजिक के फील्ड में कदम रखने और ऋषि कपूर की आवाज बन जाने वाले गायक शैलेंद्र सिंह की ऋषि कपूर के साथ जोड़ी आखिर क्यों टूट गई, और बातें होंगी एक्टर बलराज साहनी जी के जीवन के उस पहलू के बारे में भी जो आज तक अछूता है। जुड़े रहिए मेरे साथ और सुनते रहें 92.7 बिग एफएम पर, आपका अपना शो जिसको आपने मान दिया, सम्मान दिया, और जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सबसे पहले बात साधना जी की। साधना जी की लोकप्रियता का यह आलम था कि वो जो पहन लेती थी वो फैशन बन जाता था। जब उन्होंने फिल्म मेरे महबूब में बुर्का पहना तो उनके स्टाइल का बुर्का पहनने का ट्रेंड चल पड़ा, और इसी बुर्के का फायदा साधना जी ने भी खूब उठाया। वो लोगों की नजरों से छुपने के लिए इसका इस्तेमाल करती थी, लेकिन बुर्के में होने के बावजूद वो एक बार पहचान ली गई। बात यह थी कि साधना को घूमने फिरने और शॉपिंग करने का बहुत ज्यादा शौक था, और वो बन गई थी लोगों की चहेती स्टार, जिसकी वजह से खुलेआम आम इंसान की तरह, आम लड़की की तरह वो जा नहीं पाती थी। तो उन्होंने बुर्का पहनकर शॉपिंग जाना शुरू कर दिया। एक बार कुछ सहेलियों के साथ बुर्के में वो जा पहुंची बंबई के चोर बाजार। कॉन्फिडेंट थी कि बुर्के में उन्हें कौन पहचानेगा, लेकिन अचानक बात फैल गई कि साधना आ गई है, साधना आ गई है, साधना आ गई है। भीड़ जमा होने लगी। साधना जी और उनकी सहेलियां परेशान के बुर्के में कैसे पहचान लिया, लेकिन साहब उनके चाहने वालों की दीवानगी देखिए कि किसी को यह बात पता थी कि साधना के पैर की एक छोटी उंगली बड़ी उंगली पर चढ़ी हुई है। अब ये नेचुरल था, बाय बर्थ था। इस आदमी ने जो साधना को इतना मानता होगा, जानता होगा, उसने उन्हें पहचान लिया और उसकी वजह से बात फैल गई। भीड़ बढ़ गई। नतीजा यह हुआ कि साधना की शॉपिंग धरी की धरी रह गई, और भीड़ से बचने के लिए साधना और उनकी सहेलियों को बड़ी मुश्किल से कार में सवार होकर वहां से भागना पड़ा। संगीतकार रवि जी को बचपन से ही संगीत का शौक, जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे शौक भी परवान चढ़ता गया। एक दिन ऐसा हुआ कि रवि के एक क्लासमेट ने स्कूल के संस्कृत के टीचर को बता दिया कि रवि बहुत अच्छा गाता है। ये संस्कृत के जो टीचर थे वो थे संगीत प्रेमी। उन्होंने क्लास में ही कहा, रवि गाना सुनाओ। थोड़ा सा रवि जी झिझके, पर पंडित जी का हुक्म था, गाना सुनाना पड़ा। पंडित जी बहुत खुश हुए गाना सुनकर। उन्होंने स्कूल के एनुअल फंक्शन के सिंगिंग कंपटीशन में रवि का नाम लिखवा दिया। यह बात होगी तकरीबन 1939 की। उन्हीं दिनों एक फिल्म आई थी पुकार। उसका एक गाना, तुम बिन हमरी कौन खबर ले गोवर्धन गिरधारी, बहुत पॉपुलर था। एनुअल फंक्शन में बालक रवि ने वही गाना सुना दिया। लोग वाह वाह झूम उठे, खूब सराहना मिली और मिला पुरस्कार। रवि साहब का गाया गीत स्कूल में इतना मशहूर हो गया, आते जाते उस स्कूल में रवि को देखकर लोग बस यही कहने लगे, क्यों भाई गोवर्धन गिरधारी, क्या हाल है। इस गीत की वजह से, इस गीत की पॉपुलैरिटी की वजह से, और जितना खूबसूरत गीत रवि साहब ने गाया था, पूरे स्कूल में उनका नाम ही पड़ गया गोवर्धन गिरधारी। वो जब तक स्कूल में पढ़ते रहे तब तक दोस्त यार रवि नहीं, गोवर्धन गिरधारी बुलाते रहे, और गोवर्धन गिरधारी के प्रताप से, आशीर्वाद से रवि ने संगीत में दिनों दिन तरक्की की, और एक दिन बन गए हिंदी सिनेमा के जाने माने संगीतकार रवि। राज कपूर साहब ने एक बार एक फिल्म देखी,
और इस फिल्म ने उन्हें बेचैन कर दिया, उनकी सोच बदल दी। हुआ यूं कि एक फिल्म के प्रीमियर पर राज कपूर को खास तौर पर इनवाइट किया गया। राज कपूर जी अपनी धर्मपत्नी कृष्णा के साथ जा पहुंचे फिल्म देखने। फिल्म शुरू हुई और धीरे धीरे फिल्म देखकर राज कपूर बेचैन हो उठे, आंखें भर आईं और फिल्म खत्म होने के बाद चुपचाप खामोशी के साथ नजरें बचाकर पत्नी के साथ घर के लिए निकल गए। रास्ते भर खामोश रहे, न जाने जहन में क्या चल रहा था। पत्नी कृष्णा ने समझा कि शायद फिल्म में मजा नहीं आया, लेकिन घर आने के बावजूद बेचैनी गई नहीं, चेहरे से झलक रही थी। रात भर करवटें बदलते रहे। सुबह हुई तो कृष्णा को कुछ फर्क नजर नहीं आया। उन्होंने पति से कारण जानना चाहा। पत्नी की ये पूछते ही कि क्यों ऐसा हाल बना रखा है, क्यों बेचैन हो, क्यों परेशान लग रहे हो, जवाब में राज कपूर की आंखें भर आईं। बोले, कृष्णा, मुझे लग रहा है मैं कैसी फिल्में बना रहा हूं, हीरोइन के इर्द गिर्द नाचने वाली फिल्में। असल सिनेमा तो यह है जो मैंने और तुमने कल देखा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब मैंने अपना वक्त बर्बाद कर दिया। मुझे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक कि मैं इस तरह की कोई फिल्म नहीं बना लूं जो समाज को नई दिशा दे, जो समाज की हकीकत को जाहिर कर सके। राज कपूर पर जिस फिल्म ने इतना गहरा प्रभाव डाला वो फिल्म थी दादा बिमल रॉय की 2 बीघा जमीन। इसी फिल्म को देखकर राज कपूर साहब इतने प्रेरित हो गए, इतने चार्ज्ड हो गए कि उन्होंने जागते रहो फिल्म बना डाली। सिंगर शैलेंद्र सिंह फिल्म बैकग्राउंड से ही आते थे। उनके पिताजी काफ़ी लंबे समय तक अन्ना साहब या वी शांताराम के असिस्टेंट रहने के बाद राजश्री प्रोडक्शन के पब्लिसिटी इंचार्ज बन गए। जब राज कपूर ने फिल्म बॉबी में ऋषि कपूर को एज हीरो लिया तो उन्हें लगा कि ऋषि के लिए एक नई आवाज़ हो तो ज़्यादा बेहतर है। फ्रेश फेस था, फ्रेश आवाज़। शैलेंद्र सिंह उन दिनों फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग का कोर्स कर रहे थे। गाने का शौक था बचपन से ही। संगीतकार शंकर जी शैलेंद्र के पिताजी के अच्छे दोस्त थे। सो शंकर जी की पहल पर शैलेंद्र सिंह को गाना सीखने के लिए 8 साल की उम्र में ही उस्ताद छोटे इकबाल साहब की शागिर्दगी में भेज दिया गया। और जब शैलेंद्र सिंह कॉलेज में पढ़ रहे थे तो डायरेक्टर लेक टंडन जी ने उन्हें अपनी फिल्म में लेने की इच्छा जताई। लेकिन लेक साहब चाहते थे कि फिल्म करने से पहले शैलेंद्र एक्टिंग का कोर्स कंप्लीट कर लें, और इसीलिए 1971 में लेक जी के कहने पर शैलेंद्र सिंह को फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलवा दिया गया। बहरहाल फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ाई के दौरान ही शैलेंद्र ने फिल्म बॉबी के गीत गाए और देखते ही देखते रातों रात वो बन गए सिंगिंग सेंसेशन, सिंगिंग स्टार। बॉबी रिलीज हुई थी 1973 में और उसी साल शैलेंद्र सिंह ने भी फिल्म इंस्टीट्यूट का डिप्लोमा कंप्लीट किया। ऋषि कपूर पर शैलेंद्र सिंह की आवाज़ ऐसी जची, ऐसी फबी कि उन्हें ऋषि कपूर की आवाज़ माना जाने लगा। ठीक उसी तरह जैसे मुकेश जी को राज कपूर की और किशोर कुमार को राजेश खन्ना की आवाज़ कहा जाता था। 1974 में शैलेंद्र सिंह ने ऋषि कपूर की एक और फिल्म के लिए 2 गाने रिकॉर्ड किए। फिल्म का नाम था जहरीला इंसान। वो तीसरे गाने की रिकॉर्डिंग का इंतज़ार करते रहे, लेकिन पता ही नहीं चला कि कब वो गीत किशोर कुमार से रिकॉर्ड करवा लिया गया। वो गाना था, ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। और इस तरह दूसरी फिल्म में ऋषि कपूर की आवाज़ कहे जाने वाले शैलेंद्र सिंह की जगह किशोर कुमार ने ले ली थी। बलराज साहनी, महान कलाकार, महान व्यक्तित्व। आज मैं आपको उनके जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। बलराज साहनी सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं थे। उनकी असाधारण प्रतिभा की अभिव्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में हुई थी। वो एक लेफ्टिस्ट या वामपंथी रुझान वाले प्रगतिशील राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। देश के लिए मर मिटने का जज्बा था और समाज के लिए कुछ करने का मजबूत इरादा। एक बार की बात है जब बंबई के निकट भिवंडी में दंगे हुए
बलराज साहनी भिवंडी पहुंच गए और एक मुस्लिम मोहल्ले में दंगा पीड़ितों के साथ 2 हफ्ते तक रहे। लोगों के बीच धर्मनिरपेक्षता और मानवता का भरोसा दिलाते रहे। राइट्स के दौरान यह काम करना आसान बात नहीं थी। लोगों ने उन्हें बहुत समझाया पर उन्होंने किसी की सुनी नहीं और जिस इरादे से वो गए थे उसे पूरा कर दिखाया। बलराज जी अच्छे कामों के लिए प्रचार करने लगातार देश भर में भी दौरे किया करते थे। इप्टा के लिए, जुहू आर्ट थिएटर के लिए वो नाटक भी लिखते, एक्ट भी करते, डायरेक्शन भी करते। यहां तक कि इन नाटकों में खर्च होने वाले पैसों का भार भी वो खुद उठाते थे, खुद ही फाइनेंस भी करते थे। वो फिल्मों में अभिनय करके पैसा कमाते थे, लेकिन इस पैसे को अपने लिए ऐशो आराम पर खर्च करने की जगह वो ज्यादातर पैसा मानवता के लिए किए जाने वाले अच्छे कामों में लगा देते थे। जिस रोज बलराज जी की मृत्यु हुई, उस रोज दिल का जानलेवा दौरा पड़ने से घंटे भर पहले वो ख्वाजा अहमद अब्बास से टेलीफोन पर यही बात कर रहे थे कि हैदराबाद के उबालिगा मेमोरियल हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन में कैसे कंट्रीब्यूट किया जा सकता है, किस तरह से इंसानियत की खिदमत की जाए। रश्मि नेगी जी बोल रही हैं? हाँ जी। नमस्कार, मैं अन्नू कपूर बोल रहा हूँ 92.7 बिग एफएम से। रश्मि नेगी जी, अन्नू जी नमस्ते। जी नमस्ते। कहाँ से बोल रही हैं रश्मि जी आप? जी मैं भोपाल से बोल रही हूँ सर। भोपाल से, अच्छा 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 अच्छा। आप कुछ पूछना चाहती थी, जानना चाहती थी, बताइए आपका प्रश्न क्या है? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि सर 1969 में एक मूवी आई थी जी, जो इत्तेफाक, जो यश चोपड़ा जी ने डायरेक्ट की थी। जी 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 सर, उस मूवी की एक खासियत थी कि उसमें गाने नहीं थे सर, वो मूवी सॉन्गलेस थी। जी, बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप, बिल्कुल सही। 1969 में ये फिल्म डायरेक्ट की थी B.R. चोपड़ा साहब के छोटे भाई यश चोपड़ा ने और प्रोड्यूस की थी B.R. चोपड़ा ने। ऐसा सुनते हैं कि एक बड़ी बजट की फिल्म थी आदमी और इंसान, वो थोड़ा सा फ्लॉप हो गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस हो गया था। तो उन्होंने सोचा कि एक क्विकी फिल्म कम बजट की, छोटे सेटअप की बना ली जाए। तो ये सोचकर उन्होंने एक ब्रिटिश फिल्म की रीमेक बनाने की सोची। एक ब्रिटिश फिल्म थी साइन पोस्ट टू मर्डर। ये फिल्म इंग्लिश आई थी 1965 में और उसमें जोआना वुडवर्ड ने काम किया था। तो उन्होंने सोचा कि क्विकी बना लूं, छोटे बजट की फिल्म बना लूं। तो फिल्म की थीम को ध्यान में रखते हुए ये उन्होंने डिसाइड किया, अगर हिंदुस्तानी कोई फिल्म मेकर डिसाइड करे कि मेरी फिल्म में कोई डांस और गाना नहीं होगा तो बहुत बड़े गट्स की, बहुत उसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए, जो चोपड़ा साहब ने किया। तो फिल्म की थीम को, कहानी को ध्यान में रखते, सस्पेंस थ्रिलर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि मैं इसमें कोई गाना नहीं रखूंगा। और पेस को बढ़ाए रखने के लिए, ताकि फिल्म कहीं झोल में नहीं जाए, उन्होंने कोई इंटरवल भी नहीं रखा। ये फिल्म बिना इंटरवल के रिलीज हुई थी। आप जानती हैं राजेश खन्ना थे, नंदा जी थी, बिंदु मदनपुरी, इफ्तिखार जैसे लोगों ने इसमें काम किया था। ये फिल्म की कहानी एक ही दिन की कहानी है और कमाल की बात है, ये फिल्म जिसमें एक गाना नहीं था, एक डांस नहीं था, बॉक्स ऑफिस ने इस फिल्म पर ठीक ठाक किया। ये फिल्म फिल्म फेयर की 5 कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी, जिसमें से इसे 2 फिल्म फेयर के पुरस्कार भी मिले। पहला पुरस्कार मिला था बेस्ट डायरेक्टर के लिए यश चोपड़ा को और दूसरा अवार्ड मिला था बेस्ट साउंड डिजाइन के लिए M.A. शेख को। जी, ये थी हमारे पास इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है। और कुछ पूछना चाहती हैं तुम? जी सर, मैं ये बताना चाहती हूँ सर, आपको बचपन से मैं सुनती आ रही हूँ, देखती आ रही हूँ टीवी पे। जी जी। एक्टिंग, आपकी सिंगिंग, आपकी एंकरिंग और सर आपकी अब आरजेइंग, सर कमाल के इंसान है सर आप। थैंक यू सो मच सर, मल्टी टैलेंटेड स्टार हैं आप। थैंक यू सो मच रश्मि जी, थैंक यू सो मच। अपने घर वालों को, सबको मेरी तरफ से प्रणाम कहिए। जी बिल्कुल सर, आपका सुहाना सफर तो मतलब बिल्कुल मिस नहीं करती हूँ। आप ऐसी अनकही बातें बताते हैं जो दिल तक उतरती हैं सर, बहुत ही कमाल का काम करते हैं सर आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर। आज के इस सुहाने सफर को देता हूं यहीं विराम। कल फिर आपसे मुलाकात होगी और हम निकल पड़ेंगे एक नए सुहाने सफर पर, जहां हमारे साथ होंगे हिंदी सिनेमा के सुनहरी दौर के कुछ और मीठे गीत और सुने अनसुने नए किस्से। तो हमेशा की तरह इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।